वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो इज ओके? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड ओके, तो स्कैनर एंड प्रिंटर लास्ट टाइम हुआ था। शेयरिंग का पार्ट अभी रिसोर्स शेयरिंग पेंडिंग है, तो नेटवर्किंग में हम लोग कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग, हार्डवेयर डिवाइस मेंटेनेंस। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और कल हम लोगों ने बेसिक ट्रबल शूटिंग पर कुछ डिस्कशन किया। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था। म्यूट रखेंगे, उधर से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है किसी की तरफ से। तो जो भी हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर के टॉपिक्स को पढ़े हैं, उसके मेंटेनेंस की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसे उसको मेंटेन और मैनेज करना है। ओके, पॉइंट नंबर वन। अगर जितने भी कंपोनेंट्स आपने पढ़ा, मैं एक वाइट बोर्ड ओपन कर लूँ। ओके, जितने भी कंपोनेंट आपने पढ़ा अभी तक, या जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस को, उसको उसका मेंटेनेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जब एज अ इंजीनियर हम काम करने जाते हैं, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों की ट्रबल शूटिंग होती है। तो कल मैंने कुछ जॉब डिटेल्स वगैरह आप लोगों को शेयर कर दिया था। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो बैकअप योर डेटा हार्डवेयर लेवल की ट्रबल शूटिंग नहीं है, बट एक प्रोडक्शन के अंदर, एक कंपनी के अंदर ये सारी चीजें हमें मेंटेन और मैनेज करने को हो सकती हैं, राइट? हमें मेंटेन एंड मैनेज करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर वन, बैकअप योर डेटा, यानी कि डेटा का बैकअप बनाकर रखना। बैकअप ऑफ डेटा, यानी कि इन केस एक कंप्यूटर सिस्टम या एक मशीन, एक लैपटॉप के अंदर ये हो सकता है कि चलते चलते उसका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, यानी कि जो स्टोरेज डिस्क आपने पढ़ा वो क्रैश हो जाए, या मे बी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाए, है ना? कोई भी रीजन हो सकता है। या तो फिर उसका मदरबोर्ड क्रैश कर जाए, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें हमारा डेटा वापस मिल जाना चाहिए। तो ट्रबल शूटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है बैकअप ऑफ डेटा। अब डेटा बैकअप के लिए अभी आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, आपके लैपटॉप में 10 GB डेटा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी डेटा का तो बैकअप बनाना मुश्किल है। अब गाना, मूवी एंड एडिशनल जो भी इंटरटेनमेंट पर्पस के डेटा होते हैं, उनको रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिजनेस का कुछ डेटा है, या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, घूमने गए फैमिली के साथ, बहुत सारी फुटेज, वीडियोस एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ है। तो उस कंडीशन में आप एटलीस्ट मान लिया 10 GB का है, तो एक एक्सटर्नल ड्राइव आप यूज कर सकते हो, लाइक पेन ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हैं। या एक कंपनी के अंदर है, 10 10 GB में कंपनी का एप्लीकेशन रखा हुआ है, बिजनेस डेटा रखा हुआ है, पीपीटी रखा हुआ है, या वहाँ पे मतलब कि एक्सेल सीट रखा हुआ है, कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन रखी हुई है, इन सभी को एटलीस्ट हमें एक अनदर स्टोरेज में बैकअप बना के रखना है। अदर स्टोरेज में आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, सीडी डीवीडी राइटर हो सकता है, कोई भी ऐसा है जिसमें आप अपना डेटा का एक कॉपी बना के रख सकते हो, ताकि डिसास्टर के समय या कोई भी प्रॉब्लम होने के समय हम अपने डेटा को रिकवर कर पाए। सेकेंड पॉइंट, जब भी हमारा डेटा, यानी कि देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्लीन डस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपको रेगुलर बेसिस पर अपने कंप्यूटर सिस्टम को रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट क्लीन करना जरूरी है। अब कहेंगे रेगुलर लैपटॉप और स्क्रीन और सारी चीजें होती हैं, तो ये सब याद रखें, ये सब क्लीन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक प्रोडक्शन के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो वहाँ पे काम होता है, या अपना पर्सनल लैपटॉप है, कुछ भी है, तो उसका कीबोर्ड वगैरह को कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड प्रॉब्लम कर गया और खुल गया सिस्टम, कीबोर्ड को रिप्लेस किया आपने, तो मार्केट में वो कीबोर्ड अवेलेबल नहीं होता जो कि हमारे पहले से कंपनी वो करके देती है। फिर कंपनी के प्रोडक्ट काफी महंगे होते हैं। तो कीबोर्ड हो गया, प्लस माउस हो गया, प्लस उसका वेब कैम हो गया, है ना? वेब कैम हो गया, जो भी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, उनको एटलीस्ट आपको कवर करके रखना है, क्लीन करके रखना है। और स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि कभी कोलिन से क्लीन कर देता है कोई, कभी रफ टफ कपड़े से या क्लॉथ से वो कर देता है। ऑलरेडी अगर आप ऑनलाइन देखें, ऑफलाइन, तो इनके क्लीनर आते हैं,
ओके। लैपटॉप क्लीनर अगर आप देखेंगे, क्लीनर किट तो कंप्लीट आ जाता है। बहुत सारा ऐसा क्लीनर किट है जो कि इसमें आपको मिल जाता है। क्लॉथ भी इसका एक बिल्कुल एक मतलब फॉर्म टाइप मिलेगा जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और इससे कभी भी रफली वर्क नहीं करेंगे क्लीन करने के लिए। किसी भी ओपन रैम मदरबोर्ड पर क्लीन नहीं करेंगे इन लिक्विड्स को यूज करके। रैम मदरबोर्ड के लिए हल्का ब्लोअर आप यूज कर सकते हो, है ना। वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसके थ्रू, जो आउटसाइड एयर ब्लो करता हो उसके थ्रू क्लीन हो जाएगा, और आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप की लाइफ बढ़ जाएगी। स्क्रीन वगैरह पे काफ़ी अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड और इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। तो एक काफ़ी अच्छा है, 100 रुपीज़ ऐसे करके अवेलेबल है। जरूर यूज़ करना चाहिए, मोबाइल से लेके हर डिवाइसेस इसके थ्रू केयर करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेंगे। ओके। डस्ट नहीं होगा उनका, जो एयर का जो फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से सब तरफ से ओपन रहेगा, प्रॉपर तरीके से डिवाइसेस फंक्शन करेंगी, हीट नहीं होगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके। यस सर। डन। तो ये कुछ क्लीनिंग के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज एंटीवायरस ऑर्गेनाइज केबल एंड ऑल कंपोनेंट्स। अब एक मैं अनऑर्गेनाइज अगर दिखाएं, जैसे कि आप अपने घर में या जहाँ कहीं भी एक कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो जिस वर्क स्टेशन पे मान लिया कि एक रैक है, इसके अंदर 4 स्विच लगे हुए हैं, है ना, और 2 सर्वर रैक लगा हुआ है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई अडॉप्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे स्विचेज हैं, और इनमें 100 केबल गया हुआ है। केबल को अगर मैनेज करके नहीं लेकर जाएंगे तो इतनी केबल यहाँ पे दिखेंगी कि आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कौन सी केबल कहाँ की है, कैसे है। तो हमेशा अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके रखो, वर्क स्टेशन को ऑर्गेनाइज करके रखो। कीबोर्ड माउस का प्रॉपर वायर कनेक्ट होना चाहिए, और उसको एक टाई के थ्रू, और जो हमारे डेस्क या वर्क स्टेशन पे कीबोर्ड माउस के लिए होल बना होता है उसके थ्रू प्रॉपर, ये पूरा का पूरा एक वर्क स्टेशन को मेंटेन करने के लिए एज डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे ये सब पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, ताकि एक बड़ी कंपनी में जब आप जाएं या एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे काम करें तो एटलीस्ट आप अपने नीचे की जो टीम कैसे काम कर रही है वो ऑब्जर्वेशन कर पाए। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि उनको काम क्या करना है, राइट। आपको खुद ही नहीं पता कि हमें मतलब कि बॉटम लेवल पे करना क्या होता है। तो टीम नीचे से कुछ भी बोलेगी, नहीं ये तो ठीक है, कनेक्ट है, ओके है, तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे एटलीस्ट, राइट। तो एक बेस पे क्वालिटी आप तभी ऑडिट कर सकते हो जब आप बिल्कुल बॉटम से चीजों को समझे हो, और काफी अच्छे से आप एंड पॉइंट की डिवाइसेस, वर्क स्टेशन, वर्किंग इन्वायरमेंट को काम कर रहे हो, तभी आप टॉप लेवल पे जाके एक एडमिन लेवल की अथॉरिटी या रोल प्ले कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कंपनी के अंदर, वर्क एक्सपीरियंस का यही बेनिफिट मिलता है, राइट। कि एटलीस्ट बंदे को पता होना चाहिए कि उसको बॉटम लेवल पे, मिड लेवल पे, टॉप लेवल पे करना क्या प्रोडक्शन के अंदर, और कैसे चीजें मैनेज होती हैं और कैसे उनका देख रेख करना है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। एंटीवायरस आपको यूज करना चाहिए, कभी भी फ्री एंटीवायरस को यूज ना करें। फ्री में कुछ भी नहीं होता है ना। फ्री का मतलब होता है, अगर कहीं पे फ्री लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा नुकसान है जितना कि आपको पेड सर्विस में मिलने वाला है फायदा या नुकसान, राइट। कहने का मतलब कि आप जैसे मान लिया फ्री में एंटीवायरस यूज कर ले रहे हो, मे बी वो एंटीवायरस आपके डेटा को ब्रीच कर रहा हो, आपके डेटा की कॉपी है उस मैन्युफैक्चरर या उस अथॉरिटी को सेंड कर रहा हो जिसका फ्री में एंटीवायरस यूज कर रहे हो, जिसका आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसको वो डेटा प्रोवाइड कर रहा हो, है ना। यानी कि पूरा का पूरा एक रिपोर्ट जनरेट हो रहा हो, आपके सिस्टम का एक्सेस उस थर्ड पार्टी कंपनी के पास हो, आपके माइक का, गैलरी का, वेबकैम का, कोई भी चीज का, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके कीबोर्ड की एक्टिविटी का पूरा का पूरा प्रोसेस इस आपके अथॉरिटी के पास हो। क्योंकि एंटीवायरस 24/7 जब भी आपका सिस्टम ऑन है आपके सिस्टम को स्कैन करता रहता है, आपकी एक्टिविटी चेक करता रहता है। तो किसी का प्रोग्राम आप यूज करोगे तो अगर वो ट्रस्टफुल नहीं है, नोन सोर्स, हम लोग कभी कभी गूगल पे सर्च मारते हैं, डाउनलोड फ्री एंटीवायरस फॉर विंडोज 10, लाइफ टाइम फ्री एंटीवायरस फॉर विंडोज 10, ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं हमें ऐसी वेबसाइट पे लेकर जाते हैं जहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करके रखा होता है, और हम वहाँ पे जाते हैं, फंस जाते हैं, हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का 90% चांस होता है। समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो ऑलवेज यूज बेस्ड एंटीवायरस,
मैं एंटीवायरस सजेस्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, बट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में बिट डिफेंडर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसको बाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे होता है, बट आप चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं और उसका कंप्लीट वर्जन आप ले सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम या जिस भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। एंटीवायरस और ये सारी चीज़ों पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे काम करना है, एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, डन। तो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है अवॉइड फूड पार्टिकल्स। आप जैसे कि लैपटॉप को डेस्क पर रख के ऑफिस में चाय पी रहे हैं जो कुछ भी है, तो एटलीस्ट अपने फूड पार्टिकल्स को दूर रखें, अदरवाइज अचानक या सडनली कुछ भी ऐसे है ड्रॉप हो जाएगा या चाय गिर गई, या आप जो भी खा पी रहे हैं घर पे बैठ के कभी ऐसे लैब में लैपटॉप को लेकर वो काम कर रहे हैं, तो वो लैपटॉप सही में हो जाता है और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज एक बार आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। एंड दूसरी चीज तो ये तो रहा कि हार्डवेयर लेवल पे मेंटेनेंस ये करना चाहिए। एक प्रोडक्शन के अंदर हमेशा हमें पावर सप्लाई यूनिट यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वॉल सॉकेट से हम कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई दे रहे हैं, पावर सप्लाई यूज करना चाहिए। पावर सप्लाई अगर डायरेक्ट वॉल सॉकेट से है तो ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा वॉल सॉकेट जो भी है, यहाँ तक जो पावर सप्लाई आ रहा है प्रॉपर तरीके से टॉप लेवल से रेगुलेटेड पावर सप्लाई आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारे ट्रांसफार्मर की पावर सप्लाई हमारे डिवाइस तक आ रहा है। उसके लिए जो भी एमसीबी होता है ना, अदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, राइट, जो कि एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमारे डिवाइस तक पहुंचाते हैं। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है, जरा सा भी शॉर्टिंग कुछ होता है, तो तुरंत हमारा जो टॉप लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो शॉर्ट कर जाता है, या उधर हमारा जो एमसीवी होता है, स्विचेस होते हैं, या जो बोल सकते हो कि फ्यूज वगैरह ऐसे होते हैं, अनदर बहुत सारे जो कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, लाइक ये ट्रांसफॉर्मर्स से रिलेटेड, एंड कुछ क्या बोलते हैं उसको जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, मल्टी, सॉरी क्या बोलते हैं, स्पाइक जो बस्टर। क्या चीज, स्पाइक स्टेबलाइजर। बस्टर। यस, अच्छा। स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर टाइप, राइट, मैं दिखा दूं, ऐसे आते हैं कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर बड़े बड़े स्टेबलाइजर्स एक आते हैं। एक स्पाइक बस्टर भी होता है ना सर कुछ? हाँ, मैं सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एक प्रोडक्शन के अंदर। अब ये नॉलेज आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है कि स्टेबलाइजर, अभी तक तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैंने बोला कि नहीं, वी कैन यूज स्टेबलाइजर फॉर रेगुलेटेड पावर सप्लाई ओवर अ प्रोडक्शन और होम और एनी अदर प्लेसेस, राइट, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। अब ये अगर आप सजेस्ट करते हो अपनी कंपनी में, मान लिया 10 लोग जाते हो इंटरव्यू देने, अब कंपनी का बॉस बोलता है, एचआर बोलता है, ठीक है हमारे नेटवर्क में 50 कंप्यूटर है, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग करना है, नेटवर्किंग करना है, बताओ क्या क्या तुम्हारे पास प्लान है, कैसे मैनेज करोगे, कैसे इंफ्रा तैयार करोगे। आपने अपना मॉडल सुनाया, समझाया, 10 लोगों ने इंटरव्यू को 10 लोगों को बिठाया, सबसे बारी बारी से सुना, सबसे टॉप जिसका रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वही तो एज ए इंजीनियर के लिए हायर किया जाएगा, है कि नहीं? कि नहीं सर, स्टेबलाइजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीजें हैं आने वाले समय पे हमारे। अभी तो ठीक है 20,000 10,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, बट कहीं ना कहीं एक सिस्टम को जलने से बचाकर ये 50,000 रुपये आपको सेव करेगा। आने वाले लाइफ टाइम के लिए काफी रेगुलेटेड पावर सप्लाई देने वाला है, कंपोनेंट्स काफी अच्छे से काम करेंगे, हीटिंग नहीं होगी। और जो समर सीजन होता है उस कंडीशन में हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो शॉर्ट्स नहीं करेंगे, मदरबोर्ड हीट की वजह से प्रॉब्लम नहीं करेगा, कंपोनेंट शॉर्ट जलेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, राइट। ये सब चांसेस हैं और इसके थ्रू हम अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। वर्क एम्प्लॉय जो होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज होंगे वो काफी लॉन्ग समय तक हमारे वर्क स्टेशन पे बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइसेस रेगुलेटेड पावर सप्लाई के साथ रहेंगे, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो आसानी से काम करेंगे, सडनली शट डाउन नहीं होगा। बहुत सारे प्लान्स बता सकते हो। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट दीज ऑल थिंग्स देन डेफिनेटली यू कैन विन द इंटरव्यू, आप तभी विन कर सकते हो। अदरवाइज एक छोटे छोटे आ, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन और इन सारी चीजों को लेकर सब कुछ ये नहीं रहता है कि नहीं हमें कंपनी सिखाएगी, इज नॉट गुड, हमें हमेशा तैयार करके जाना चाहिए। आई थिंक स्टेबलाइजर अगर देखें, देखो ऐसे करके आ जाता है, एंड ये करके आ जाता है, तो इनमें होता है कि कितने केवी का और कितने मतलब कि
यूनिट की पावर सप्लाई के लिए कितना हमारा केवी का सपोर्ट है, हमारे घर में कितना लोड है, हमारे ऑफिस में कितना लोड है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज बाई कर सकते हो। और इसको फिर बाई करके आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेबलाइजर्स आते हैं जो कि है। और एक क्या आप बता रहे थे? स्पाइक बस्टर। ऐसे? यस सर। अच्छा। ये ये मेनली उसमें उधर क्या बोलते हैं, जो हम जहाँ पे स्विच रैक जो होते हैं ना, वहां पर हाँ हाँ। यूज होते हैं ये वाले। यस यस। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, बट आई थिंक वर्क स्टेशन के अंदर इससे बेटर वर्क ऑप्शन स्टेशन हो। पे नहीं। यस हाँ। सर, वर्क स्टेशन पे यूज नहीं हो सकता। हाँ, वर्कर नहीं, पर्सनल के लिए बहुत बेस्ट है, इसमें भी बहुत फैसिलिटी होती है ना। इसमें लोड को यस। बैलेंस करने के लिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए मेरे पास एक वो है, रिमोट कंट्रोल से है अभी, जिस पे मेरा सारा सिस्टम चलता है। तो जरा सा भी उसमें कुछ लोड आता है, कोई प्रॉब्लम होती है इसको लेकर, तो वो शायद में अभी है, जेब्रॉनिक का है। और उसमें पूरा इंडिकेट करता है। उसमें मिनिमम 3.3 वोल्ट से लेके, और वो 18 वोल्ट तक की पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। प्लस एडिशनल ये जो पोर्ट होते हैं, ये 220 230 वोल्ट तक का पावर सप्लाई के लिए होता है। तो ऐसे आते हैं, इसमें भी आपका फ्यूज लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर्स के भी साथ आता है, इसमें छोटा सा ट्रांसफॉर्मर भी लगा होता है। आप कभी खोल के देखिएगा अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो, जो कि आपके हार्डवेयर को काफी सेफ रखता है, पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह। वर्क स्टेशन के अंदर या कंपनी के अंदर रैक बेस्ड पावर सप्लाई अडॉप्टर्स, मतलब पावर सप्लाई होता है, रैक पावर स्ट्रिप्स। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे लगा होता है रैक के अंदर, देख रहे हो ना आप टॉप पे, राइट? कंपनी यस के सर। अंदर कुछ ऐसे होता है, यहाँ से सभी डिवाइसेस को पावर सप्लाई, ये सारी चीजों को प्रोवाइड किया जाता है। और ये भी काफी पावरफुल होता है, काफी स्ट्रांग होता है, और बहुत सारे फीचर के साथ ये होता है, राइट? तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट ये सब चीजें हमें प्लान करना पड़ता है, और ये सारी नॉलेज होनी चाहिए एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, और फॉर टॉप लेवल इंजीनियर, सब जितनी नॉलेज होगी उतना बेटर है। अनदर यहाँ पे जो चीजें था वो मैंने समझा दिया। और अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, लाइक सर एक क्वेश्चन था। हाँ। ये जो डेटा बैकअप का आप बता रहे हैं सर, तो हम्म उसमें जैसे ओएस करप्ट हो गया, हम्म और मेरे मेरे पास सी ड्राइव में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है लेना, मतलब मेरे को वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम्म उसका मतलब आप बताएंगे ना वो कैसे, मतलब ओएस करप्ट हो जाता है तो हम कैसे उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, मतलब विदाउट मेकिंग इट अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। मतलब या तो आप उसको एक्सटर्नल बना के आप निकाल सकते हैं, पर हाँ, अगर मैं दिस इज एक्सटर्नल अनदर नहीं वे। बनाना चाह रहा, हम्म। एक्सटर्नल नहीं बनाना चाह रहा हूँ और मैं सेम ओएस से ही अपना सी ड्राइव का डेटा निकालना चाह रहा हूँ, तो उसका भी एक कुछ होता है, बट आई मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है वो उसके कुछ लिए तरीका बहुत सारे होता है। ऑप्शन होते हैं, हेयर एंड बूट करके आता है, आप इसको यूज कर सकते हो अगर एडवांस में जाना चाहते हैं। देन यू कैन यूज नहीं जी वो पार्टेड। देन नहीं यू, ये वो सर नॉर्म शिफ्ट टेन दाब के जो करते जब हैं सर, ओएस नोट करप्ट हो पैड गया पे तो लिख उस के, पे उससे प्रिटेंड करके शायद क्या कर लेंगे? नहीं उससे नहीं, वो सर नॉर्मल हम बूट की सीडी नहीं लगा, सर, मतलब निकल आता बूटेबल। है सर। मैं मेरे बताऊं? को जहां तक याद आ रहा है, यस सर। तो हमारे पास आता है हेरन बूट करके आता है, जी पार्टेड आता है, एक जोरीन करके आता है। ये प्रोडक्शन लेवल पे काफी पावरफुल टूल हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं डिसास्टर रिकवरी के समय, जब भी हमारा ओएस करप्ट हो जाता है सर और सर हमारा। जैसे ओएस करप्ट, सर हाँ बताइए। ओएस करप्ट हो जाता है तो हम उसमें जैसे दूसरी ओएस लोड करते हैं, तो उसके बाद जब जहाँ लोड ड्राइवर रहता है वहाँ शिफ्ट 10 फिर नोट पैड आ जाता है। तो उसमें हम ओपन करके सी ड्राइव डेस्कटॉप का सारा डेटा तो हम ले सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगा के सर। ओके, इफ यू हैव लाइनेक्स मशीन देन व्हाट इज द ऐसे सर प्रोसेस? मैंने किया है। नहीं नहीं आलोक, सर इफ लाइनेक्स यू हैव मशीन। लाइनेक्स मशीन सर देन व्हाट इज द प्रोसेस? तब क्या करेंगे? सर आई डोंट नो लाइनेक्स मशीन बिकॉज आई एम नॉट लाइनेक्स then you can use heron machine. I only gparted I and only jorin. use window. Okay. Okay, sir. Okay. So in Linux environment or any environment, like if you have Linux, Mac, whatever, if you have any operating system, if you have Linux, if you have Mac operating system, if you have any other like Windows or kernel based or core based, any types of operating system, then you can use Heron Boot, Gparted, Jorin. These are the best tool to recover your
डेटा। ओके, उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर लिनक्स है देन यू कैन रिपेयर योर ग्रब। ओके, अगर आपका विंडोज है देन यू कैन रिपेयर योर MBR RGPT। समझ में आया? कुछ करना ही नहीं है, सर ओके यू सर। कैन क्रिएट ये बूटेबल मीडिया एंड देन रिपेयर योर बूटेबल फाइल और बूट फाइल एंड देन यू कैन अप योर मशीन। कुछ करना ही नहीं है, फिर आप रिपेयर करके अपनी मशीन को अप कर लो, राइट? सर ये जो आप ये बट सॉफ्टवेयर ये सर बता रहे हैं। हाँ हाँ। बट ये सर ये तो सर परचेज करने पड़ते होंगे, फ्री में तो अवेलेबल होंगे नहीं। हाँ, कुछ परचेज करना पड़ेगा। एंड फ्री में जो यूज़ करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपना अगर लाइनेक्स है ग्रब को रिपेयर कर लो, और विंडोज़ है MBR और इसको रिपेयर कर लो। ओके, तो इसमें आपको मिल जाता है। जो आप Shift+F10 कर रहे हो उसमें अगर मैं बोलूँ कि क्या हमारा 100% फाइल कॉपी होता है, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते। समझ रहे हो? पॉसिबल यस सर। नहीं है, ट्राई यस सर, करके बट बताओ। काफी कॉपी हो जाता है सर। हाँ, काफी काफ़ी कुछ कॉपी हो मतलब जाता आ है, जाता है, बट मैंने यू आर किया फेसिंग है, लॉट्स लेकिन ऑफ सर एरर। ओनली विंडोज पे मैंने यूज किया है। हाँ, मैं क्या या कह रहा सर। हूँ, आप इसको जब यूज करते हो, है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड कॉपी, है ना, कि डेटा 100% कॉपी नहीं हाँ सर। होता, स्मॉल फाइल मिसिंग कर देता है, राइट? और बहुत सारे बग्स और यस बहुत सारी सर। चीजें होती हैं, वो हो जाती हैं, फाइल बाद में ओपन नहीं होती है, ऐसा इश्यूज भी होता है, राइट? और दूसरी चीज, अगर आपने एक कॉपी में लगा दिया है तो पूरी मशीन स्टक या होल्ड हैंग हो जाती है, वैसे होल्ड करके रखती रहती है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, कि ऐसा होता है। क्या आप एक कॉपी में लगाने के बाद क्या यस दूसरा सर। प्रोसेस प्रॉपर तरीके से यूज कर पाते हो? तो थोड़ा सा स्टक करता है, नहीं मशीन सर, हैंग एक कर जाता कॉपी है। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरे पे नहीं जाता सर। एंड देन यू कैन यस नॉट सर। एनालाइज और ऑब्जर्व योर कॉपिंग डेटा, है ना, आप एनालाइज ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। ओके, तो प्रॉब्लम्स वहां पे यस आती हैं। सर, देन राइट सर। बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है, या तो फिर आप रिपेयर कर लो। Shift+F10 पे जाने की जरूरत नहीं, Shift+F10 इज टेम्परेयरली प्रोसेस। रिपेयर कर लो रिपेयर मोड में जाने के बाद, या तो फिर विंडोज जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे डिस्कस करते तो बेटर होता। तो यहाँ पे देखो, जब आपका विंडोज 10 मान लिया है और इसका C ड्राइव करप्ट हो गया, तो नया बूटेबल जब आप बनाओ, ये प्रोसेस इज ओके। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हैं और थोड़ा सा एडवांस में आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें आती है, देन दिस वन इज गुड। Shift+F10 एंड देन नोटपैड टाइप किया, फिर ड्राइव एक्सेस हो जाता है। ओके, वहां से कर लिया। बट क्या होता है कि अगर यस सर। आप रिपेयर करना जानते हैं देन इट इज ओके, या तो फिर C ड्राइव को बिना फॉर्मेट किए दोबारा से उसमें आप OS इंस्टॉल कर दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन। आपको C ड्राइव फॉर्मेट नहीं उसमें सर करना है। डिलीट नहीं होगा फिर? नहीं, आप डायरेक्ट उसमें सेलेक्ट करो ओ। और बिना फॉर्मेट किए डायरेक्ट उसमें OS को इंस्टॉल कर दो। आपका नया OS पूरा का पूरा C ड्राइव बन के आएगा, उसके अंदर जाएंगे विंडोज सिस्टम 32 सब बन के आएगा, और एक और फाइल वहां पे मिलेगा ओल्ड विंडो ऐसे लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। या सर, या। अब इस ओल्ड विंडोज के अंदर आपका पुराना डेटा है, खोल के जो भी कॉपी करना है अलग अलग लोकेशन पे कॉपी कर लो। आपका सिस्टम भी ओके, सब कुछ है। और जब भी इसकी जरूरत ना हो तो पूरा फोल्डर राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, है ना। तो जो रिलायबल या रियलिस्टिक ऑप्शन है उसको हमें यूज करना चाहिए। ओके सर। सर आप बताओगे ना कैसे लेना है बैकअप सी ड्राइव हाँ से? हाँ, ठीक है। ये सर MBR और GPT जो आप कह रहे थे वो हम रिपेयर करना देखेंगे ना बाद में। और रिपेयर, और देखिए रिपेयरिंग, और ये काफी जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी ऑप्शन है, ये मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वाइल इंस्टॉलिंग योर मशीन, आप रिपेयर ओके सर। ऑप्शन एंड इंस्टॉल ऑप्शन, दो ही ऑप्शन होते हैं, दोनों में से जो भी चूज करना है कर सकते हैं, ठीक है। सर एक सेकंड, रिपेयर में सर वो ओल्ड डिस्क मांगता है ना उसमें तो, मतलब आपकी जो रिकवरी डिस्क होती है वो मांगता है ना सर कोई भी रिपेयर आईओएस तो करने चल में। जाता है ना सर, रिपेयर में तो। मतलब विंडो 10 की कोई भी आईओएस तो फाइल चल जाएगी उस पर तो। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस फॉर एवरीथिंग। कहीं पर भी बताने यस के सर। लिए, कहीं पर भी डिस्कस करने के लिए हाफ नॉलेज अगर नहीं आइडिया है, तो हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी बातें बातें बढ़ते हुए नो टॉपिक हम प्रॉब्लम लोगों का सर। डिले होगा, राइट? तो वी नो विल प्रॉब्लम। डिस्कस इन लाइव सेशन
while we are using इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जब भी हम लोग उसको यूज कर रहे होंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से, राइट? क्योंकि यस सर। एक कंफर्मेशन के साथ फिर मैं आंसर दूंगा। अभी शायद जो मैंने प्रोसेस बताया मतलब रिकवरी का या करप्ट होने की कंडीशन में कैसे अपना डेटा रिवर्ट करेंगे, तो ही शायद 50% नहीं सबको समझ में आया होगा। तो बेटर है कि टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग समझें, ताकि मैं टाइम देकर समझा पाऊँ, राइट? मोबाइल डिवाइसेस, ये एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मोबाइल डिवाइसेस से सभी लोग अवेयर होंगे। अब हमें एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर मोबाइल डिवाइसेस क्यों पढ़ना चाहिए, पहले मैं बता दूं। ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अभी क्या है कि प्रोडक्शन के अंदर एक सिस्टम यूज किया जा रहा है, BYOD। अब BYOD स्टैंड फॉर होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ये कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें मैक्सिमम टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, ऐसी चीजों को यूज किया जाता है। लाइक नोटबुक या टैबलेट बोलते हो आप इसको। टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया। इन डिवाइसेस को एम्प्लॉयज जो होते हैं अपना पर्सनल लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट यूज करते हैं कंपनी के काम को करने के लिए। इन डिवाइसेस को कंपनी के पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया जाता है ताकि यूजर अनवांटेड काम ना कर पाए। ऐसा भी प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके सर्वर के साथ इसको पॉलिसी लगा दिया जाता है कि आप जब भी इसके सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे तो आप वो सारे काम करेंगे जो सर्वर के थ्रू अलाउ है। आप फ्रीली सारा काम नहीं कर सकते। तो BYOD एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अ, मतलब कि टेक्निक यूज किया जा रहा है जिसमें एम्प्लॉयज अपनी डिवाइसेस को यूज करते हैं। जैसे अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, आप काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, आप अपना टैबलेट लेकर जाते हो, कंपनी के लिए काम कर रहे हो। अब मान लिया कि 4 दिन के लिए हॉलीडे पर आप चले गए और बहुत इंपॉर्टेंट मेल मैसेजेस आपको देखने होते हैं, बिजनेस का पूरा जो टॉप मैनेजमेंट है वो आप देख रहे हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको ऐसी डिवाइसेस होती हैं। तो इन डिवाइसेस के लिए भी हमें मोबाइल और इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मोबाइल में नेट कौन से कैसे यूज करते हैं, मोबाइल में वाईफाई कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग क्या होता है, मोबाइल के सिक्योरिटी को कैसे मतलब कि गाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ब्रिंग योर ओन डिवाइस में भी यूज करने को मिले। बहुत कम ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पे ऐसा अलाउ किया जाता हो, बट जो बड़े ऑफिसेस हैं या बड़ी कंपनीज हैं वो भी अलाउ करती हैं कि एम्प्लॉयज अपने सिस्टम पे काम कर सकते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में कभी वो घर पे है तो भी अपनी डिवाइस के थ्रू हमारे सिस्टम को या हमारे सर्वर को रिमोटली लॉग इन करके काम कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम में काफी ज्यादा ये पॉपुलर था, राइट? जिसके पास सिस्टम है वो अपना काम कर सकता था और अपना सैलरी एंड एवरीथिंग सब पूरा सपोर्ट ले पा रहा था और दे पा रहा था, राइट? ये सारी चीजें थी। सो मोबाइल डिवाइसेस का लिटिल बिट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेज एंड VR हेडसेट्स। ओके, ये सारी चीजें आती हैं। VR हेडसेट्स ऐसे देखने को आपको मिलेगा 1,500, 2,000, 4,000 रुपए में, 10-20 हजार तक इसके प्राइसेस हैं, आप बाई कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन, जैसे नहीं वो होम थिएटर वाला एक फीलिंग आएगा, ऐसा कुछ होता है इसमें, आप देख सकते हैं। बट ये सेफ नहीं है, सही नहीं है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी ऐसा यूज करने पे। वर्चुअल जो इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ये प्रोसेस है कि जब VR यूज आप करते हो तो लगता है कि सब कुछ पूरा, मतलब सब कुछ मेरे सामने लाइव है ना, ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी चीजें हैं और इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, देखो, बाई करके। आसानी से ये इंटरनेट पर अवेलेबल है और बहुत सस्ता आपको मिल जाता है फॉर पर्सनल यूज। ओके, जैसे VR हेडसेट्स आप यहाँ पे लिखिए तो ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, अमेजोन वगैरह पे देखते हैं। ये देखो, 2,700, 1,900, ऐसे करके आएगा, 41,000 रुपीज, 479 बैक पैक, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इसमें लेंसेस और ये सारी चीजें होती हैं जो कि चीजों को जूम करके काफी बड़ा दिखाती हैं और आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये VR हेडसेट्स और ये सब होते हैं, वर्चुअल रियलिटी दिखाते हैं। स्मार्ट वॉचेस
आजकल यूज किया जाता है अपने बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए सारी चीजें। अब कहेंगे स्मार्ट वॉच कैसे यूज किया जाता है? आपका फोन, आपका टैबलेट, सब कुछ कनेक्ट होता है, आप इसी से रिप्लाई दे सकते हो, इसी से आप चैट कर सकते हो, सारी चीजें आप अपनी स्मार्ट वॉच से कर सकते हो, है ना? है कि नहीं? तो अगर इन केस कभी आप आउटसाइड हैं या कुछ भी हैं, तो इंस्टेंट आप अपने मैसेज को या अपने अलर्ट को यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। मान लिया कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ईमेल है, आपके फोन पर कॉन्फ़िगर है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच पे आ जाएगा। मान लिया सर्वर अलर्ट दे देता है अचानक कि सर्वर पे डिस्क स्टोरेज फुल हो गया, और आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो लॉग देखने के लिए सर्वर पे, लाइव मॉनिटरिंग टूल पे, तो एटलीस्ट आप ईमेल के थ्रू देख सकते हो कि या अभी एक ईमेल आया है जो कि लॉग से रिलेटेड है एंड सर्वर स्टोरेज फुल का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप तुरंत क्विक एक्शन ले सकते हो या अपनी टीम को गाइड कर सकते हो। यस सर, नो? तो दीज आर द डिवाइसेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर मोर बेनिफिशियल फॉर अ प्रोडक्शन। ओके, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। एंड देन स्मार्टफोन आप देख ही रहे हो, स्मार्टफोन का क्या पर्पस है। आप इसको एज अ बिजनेस पर्पस के लिए, चैट के लिए, टीम मीटिंग, जूम, बहुत सारी चीजों के लिए आप ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके। एंड्रॉयड के अगर वर्जन की कहीं बात हो, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि आपको ये नॉलेज रखना है, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा इंटरव्यू में। एंड्रॉयड वर्जन 1 से लेके आज देखिए तो एंड्रॉयड का 12 वर्जन तक चल रहा है, और काफी पॉपुलर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लगभग में 80% और 70+% मार्केट आपका एंड्रॉयड ही कैप्चर करके रखा हुआ है। 70+% मार्केट आपका एंड्रॉयड है। आईओएस आप देखेंगे, एंड विंडोज का तो अभी खत्म हो चुका है। आईओएस यानी कि एप्पल की डिवाइसेस आपके 30-40% में आ जाती हैं जो कि यूजेबल है। और अब तो काफी सस्ता हो गया है, तो सभी लोग यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि काफी रिलायबल, सिक्योर, ऑप्टिमाइज के साथ ये सारे एप्लीकेशंस को यूज करता है, सिक्योरिटी मिल जाती है और ये सारी चीजें। एंड्रॉयड इसलिए लोग कम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है ना? तो सबसे सिक्योर आपको कौन सा लगता है, आईओएस डिवाइस या फिर एंड्रॉयड? iOS। iOS। आईओएस आपका सेफ रहता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग पेलोड वायरस बना के आपके मोबाइल को आसानी से हैक कर लेंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, बट इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ टास्क होगा ऐसे पेलोड को डिजाइन करने के लिए, इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से अपने कर्नल को या अपने ऐसे गैलरी और इन सब चीजों को पब्लिकली एक्सेस देता ही नहीं है कि कोई भी उसमें कुछ भी डाउनलोड करके यूज कर पाए, है ना? एक अलग जोन क्रिएट करके रखता है वो। आपने देखा कि कोई गाना, मूवी, कुछ भी ऐसे डाउनलोड कर लो, सब कुछ उसके सॉफ्टवेयर के ही थ्रू आप उसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो बाकी एंड्रॉयड में क्या होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप डेवलपर मोड के अंदर जाकर इसमें डेवलपमेंट का पार्ट कर सकते हो, रूट कर सकते हो, डिवाइस को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, है ना? ओपन कर्नल पे काम होता है, और लाइनेक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। एंड्रॉयड आपका एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो लाइनेक्स में ये पूरा काम होता है। बट पहले माइक्रोसॉफ्ट का भी आता था ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए, है ना? जैसे ल्यूमिया का सेट और ऐसे कुछ हो गया, आप लोग अगर 2012 13 में देखे होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का आता था लूमिया और ये सारी चीजें, तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 8 बेस पर, विंडोज 8 वैसे कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जो कि कंप्यूटर के लिए था, विंडोज 8 टोटली टैबलेट और इसके लिए डिजाइन हुआ था। बट उसको एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाने लगा क्योंकि टोटली डिफरेंट इंटरफेस के साथ था, और ये माइक्रोसॉफ्ट के फोन यानी कि विंडोज के फोन में ये यूज होता था, राइट? तो ये सारी चीजें थी, तो डिजाइन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और ये सब चीजें। क्रोम ओएस अभी आने लगा है, जो कि गूगल का एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रोम। सर एंड्रॉयड को हाँ, क्या कह रहे सर हैं? एंड्रॉयड को ओपन ओएस भी कह सकते हैं फिर तो। हाँ, ओपन ओपन सोर्स। ओएस, ओपन ओएस बेस्ड सॉफ्टवेयर, हाँ, ओपन ओपन सोर्स सोर्स। सॉफ्टवेयर। हाँ, तो क्रोम ओएस या क्रोम बुक अभी आपको इंटर मार्केट में देखने को मिल जाएगा, क्रोम बुक, जो कि क्रोम बुक फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हो भाई, क्रोम बुक, और काफी सस्ता आपको क्रोम ओएस देखने को मिल जाएगा, 22,000 49,000 तक का क्रोम बुक है, और काफी मतलब कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सारे काम को करने के लिए इसके अंदर मेल, एप्लीकेशन, एडिटिंग, ऑफिस वर्क, सारे काम आप कर सकते हो क्रोम बुक के अंदर, लेकिन आप तो हैवी लेकिन टास्क इसे नहीं कर प्रिंटर सकते। इंस्टॉल नहीं हो पाता है इस पे।
हाँ, ये प्रिंटर के लिए नहीं है, प्रिंटर और उसके लिए नहीं है, बट आप वाईफाई के थ्रू प्रिंटिंग दे सकते हैं और नेटवर्क में प्रिंटिंग दे सकते हैं किसी अनदर डिवाइस पे प्रिंटर को शेयर करके, राइट। तो कमांड आप ऑपरेट कर सकते हैं, नेटवर्क प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मोबाइल से भी क्या कोई प्रिंटिंग आईएसओ आजकल भी कर आता है सकते क्या क्रोमबुक का सर? हैं। क्या चीज? आईएसओ इसका आता है क्या क्रोमबुक का? हाँ, आईएसओ आता है। इसको थोड़ा सा बूट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, अदर विंडोज या अदर लाइनेक्स मशीन के बूटेबल मीडिया के अकॉर्डिंग वैसे नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट है बूट करने और इसके लिए। और स्पेसिफिक हार्डवेयर सपोर्ट भी इसके लिए होना चाहिए, राइट। और फिर इसमें आप क्रोम ओएस यूज कर सकते हो। आई थिंक ये लाइसेंस्ड भी है और ये सारी चीजें यहाँ पे डिमांड होती है, तो एक बार इसका क्रोम ओएस डाउनलोड करके देख सकते हो। क्रोम ओएस यहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हो Chrome OS and formally styled, and Chrome OS is Linux based operating system designed by Google. It derived from the open source Chrome OS or Chromium OS and uses the Google Chrome web browser as its principal user interface. नॉर्मल ये समझ लो कि एक एंड्रॉयड के ही बिहाफ पर वर्क करता है क्रोमियम ओएस, और इस तरीके से मैंने इस पे इंस्टॉल भी किया हुआ है VMware की मशीन पर, और इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप सर्च करके चाहें तो देख सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें, तो इसको भी आजकल एज अ पर्सनल नोटबुक यूज किया जाता है। जिनको मोबाइल लेवल पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और काम करना है, तो काफी रियलिस्टिक डिवाइस है आपके मोबाइल या टैबलेट की तरह, बट बड़ी स्क्रीन पर आप इन्हीं सारे एप्लीकेशंस को, प्ले स्टोर वगैरह भी यूज कर सकते हो इसमें, सारी चीजें आप देख सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल मोबाइल इंटरफेस जैसे है वैसे ही ये उसी इंटरफेस पर ये क्रोम ओएस भी है। ये भी आपको प्रोडक्शन या कंपनी में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप मैनेज कर लेंगे नॉर्मल, जैसे अदर लैपटॉप मैनेज करते हो, वाईफाई कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग, सब कुछ मोबाइल में जैसे होता है वही है। मोबाइल की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको जरूर देखने को मिलता है जब आप मोबाइल को ऑन करते हो, सेटिंग में जाते हो, नेटवर्क सेटिंग, कनेक्टेड डिवाइसेस, वाईफाई ब्लूटूथ से रिलेटेड अगर कुछ कनेक्टेड है वो, एप्लीकेशन वगैरह रिमूव करना है, उनकी परमिशन चेक करना है, ये सारी चीजें, और ये सब देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक मोबाइल या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर रन हो गया तो बेटर ऑप्शन है। तो हमारे पास एंड्रॉयड ये है। तो अब ये सब होगा ना सर, बैकअप वगैरह कैसे लेना है? हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकअप रिकवरी होगा, फाइल फोल्डर इन सब चीज़ों का, राइट। हाँ सर। ओके, तो ये हमारे पास एक एंड्रॉयड है। अब एंड्रॉयड में ज़्यादा नहीं हमें समझाना है, एंड्रॉयड सभी लोग ऑपरेट करते हो, सभी के पास है, और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, राइट। बट कुछ गाइड मैं कर रहा हूँ जो कि एक कंपनी के अंदर ये चीज मेंटेन करना होता है, लाइक सिक्योरिटी इशूज, ओके, एंड एप्लीकेशन परमिशन, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। तो हम सब लोगों को पता है कि एक मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक साइड में आते हैं, ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पे ऐसे आ जाता है, वाईफाई पे क्लिक करते हैं, और जो भी हमारा वाईफाई यूजर नेम पासवर्ड है उसको देकर लॉगिन कर लेते हैं, इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है। यहीं से आप स्क्रीन रोटेशन, बैटरी सेवर, डू नॉट डिस्टर्ब, ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो, कॉस्ट कर सकते हो अपनी डिवाइसेस को, एयरप्लेन मोड में दे सकते हो। सो दीज आर द बेसिक सेटिंग्स फॉर एंड्रॉयड यूजर और मोबाइल यूजर्स, ओके। यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग है, डायरेक्ट आप सेटिंग पे आ जाएंगे, अदरवाइज आप इसको क्लोज करो, एंड आप जस्ट इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हो नीचे से ऐसे, तो आपको ये पूरा का पूरा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, या आप साइड से स्क्रॉल करते हैं तो आपको पूरा एप्लीकेशन मिल जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट, गैलरी, फाइल फोल्डर, म्यूजिक, टास्क बार, सेटिंग्स, ये सारी चीजें आप यूज करते हो, प्ले सर ये स्टोर। सब। यस सर। तो ये पूरा पूरा का पूरा आप लोगों का मोबाइल ही है जहाँ से आप यूज करते हो, मैनेज करते हो। नाउ यू कैन सी टर्मक्स, टर्मिनल, इमुलेटर सब मिल जाता है, सेटिंग्स वगैरह में आप आ जाएंगे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, लाइक इफ यू वांट टू कनेक्ट योर वाईफाई, टर्न ऑन टर्न ऑफ वाईफाई, हॉटस्पॉट इनेबल करना है, सारी चीजें आप यहाँ से इनेबल करते हो, ओके। अनदर थिंग्स, आप यहाँ पे VPN का भी सपोर्ट ले सकते हो। VPN पे जब आप क्लिक करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड बोलेगा, अगर आप VPN कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो उस यूजर नेम पासवर्ड को आप यहाँ से दे देंगे, काम करेगा। तो यहाँ पे भी लॉक दिखा रहा है,
या ऐसे कुछ, ये ओपन नहीं हो रहा है ड्यू टू वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। बट आप वीपीएन में जाएंगे तो यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर आप अपने मोबाइल डिवाइस को डायरेक्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन में ले सकते हैं। अनदर यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टेड डिवाइसेस ब्लूटूथ से है, जो कि वहाँ पे आपने देखा था वही सब यहाँ पे है। एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं उनका आपको देखना है कि क्या क्या परमिशन है, कैसे है, तो देख सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्रोम के बारे में दिखाऊं, क्रोम है, गैलरी है, फाइल है, कुछ भी यहाँ पे है जो भी है। लाइक मैं अगर देखूं क्रोम एप्लीकेशन क्या क्या डिटेल लिया है, तो इसने परमिशन ले रखा है लोकेशन का। अब लोकेशन परमिशन एक्सेस करता है ताकि ये बेस्ट सर्विस या रिचबिलिटी दे पाए जो भी डीएन मतलब यूजर सर्च करता है। आप इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी सेम पैटर्न मिलेगा, आप एप्लीकेशन में जाएंगे, फोर्स टू स्टॉप दिस एप्लीकेशन और डिसेबल कर देंगे तो ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देगा। बट ये सभी इनबिल्ट एप्लीकेशन है। मैंने अलग से टर्मिनल एमुलेटर यूज किया हुआ, अलग से मैंने थर्ड पार्टी एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें नो परमिशन ग्रांटेड, अभी कोई भी परमिशन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये चीज आप देख सकते हो। एंड जब भी आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो अलाउ 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 करके हम लोग फाइनली फिनिश कर देते हैं। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप अलाउ कर दें सारे परमिशंस को, सारे एप्लीकेशंस को, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को अलाउ कर देते हैं देन डेफिनेटली आपका डिवाइस 100% कॉम्प्रोमाइज होने का चांस रहता है। एटलीस्ट कोई भी एप्लीकेशन, अब ऐसा है बहुत सारे लोग, आप में से मैं बोलूं कि कितने लोग, मैं कोई एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि किसी को भी क्रिटिसाइज और ये सारी चीज़ें करने पे होता है कि किस पर्टिकुलर प्रूफ और सारी चीजें। तो एक बेस्ड रिस्पॉन्स, अगर हमारे डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एप्लीकेशन कोई वल्नरेबल पॉइंट को लेकर, तो मैंने बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड और उससे रिलेटेड गाइड किया हुआ है, लोगों को पता होगा। बट मैं यही बताऊंगा कि कोई भी थर्ड पार्टी गेमिंग, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, थर्ड पार्टी ब्राउजर्स, थर्ड पार्टी वीपीएन एप्लीकेशंस, प्रॉक्सी एप्लीकेशंस ऐसा यूज मत करो ताकि आपके सिस्टम और आपकी डिवाइसेस को सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। डिस्प्ले रिलेटेड, बैटरी रिलेटेड, साउंड, एंड्रॉयड, स्टोरेज, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अकाउंट लॉगिन करना, सारी चीज़ें होती है। अकाउंट पे आप आ जाएंगे, आपका बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट लॉगिन है वो दे देगा। ऐड अकाउंट करना चाहते हैं यहाँ से ऐड अकाउंट कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन मैनेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। सिस्टम डिटेल है, लैंग्वेज सेटिंग है, सब कुछ। एक्सेसिबिलिटी वगैरह में स्क्रीन डिस्प्ले, बहुत कॉन्ट्रास्ट और ये सारी चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएगा इसमें जब आएंगे, है ना। देखो यहाँ से अगर मैं कर दूं लार्ज माउस पॉइंटर दिखाने लगेगा, डिस्प्ले साइज, है ना, मैग्नीफायर ऑन कर देंगे बहुत बड़ा बड़ा, जो थोड़ा सा आई साइड वीक है इन सब चीजों के लिए, तो इसमें जाएंगे तो ये सब देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सेटिंग्स है जो कि एंड्रॉयड के लिए करना होता है। तो ये तो सब हम लोग करते हैं। एंड हम लोग प्ले स्टोर में आ जाते हैं, कुछ भी डाउनलोड करना है कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ से प्ले स्टोर ओपन किया, नाउ यू कैन सी ये अपडेट के लिए पूछेगा, चेकिंग फॉर अपडेट में भी हमारा आईडी यहाँ पे लॉगिन हो, और वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है कि वेरीफाई करो आप ही हो। तो भाई ये बार बार वेरीफाई करने के लिए पूछता है, एंटर पासवर्ड भी ओके। तो एक सेटिंग मुझे बस यहाँ पे दिखाना था, प्ले प्रोटेक्ट। आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसको ओपन करो, और प्ले प्रोटेक्ट करके एक ऑप्शन आता है इस प्ले स्टोर के अंदर। मुझे बस वही सेटिंग दिखानी है। या तो मैं यहाँ पे कोई प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग इन एंड्रॉयड प्ले स्टोर, और मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आ ऐसे रहा है करके, सर। हाँ एक प्ले प्रोटेक्ट होगा। आपको वीकली, है ना, कम से कम वीकली या ऐसे कुछ टाइम पर आपको ये प्ले प्रोटेक्ट जरूर ऑन करके रखना चाहिए। टर्न ऑफ ऐप स्कैनिंग, टर्न ऑफ नहीं करना, इसको एनेबल करके रखेंगे। देख लो सभी लोगों को एनेबल है ना, यहाँ से ऐसे प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग में दो ऑप्शन होगा, सभी इनेबल होना चाहिए। और प्रोडक्शन के अंदर कोई भी डिवाइस है तो उसको देख लें रूटेड डिवाइस तो नहीं है। रूटेड डिवाइस होगा तो उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है किसी को भी आप रिमूव कर सकते हो। जो इनबिल्ट एप्लीकेशन आते हैं प्ले स्टोर और सब कुछ आप रिमूव या अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सेटिंग्स ऑन है ना सभी का। अगर
ऐसा है तो ऑन कर लेंगे। एंड प्ले प्रोटेक्ट की सेटिंग को यहाँ से देखो, लास्ट गुड यहाँ पे दिया है ना, यहाँ से स्कैन करते रहेंगे। ये जितने भी आपके एप्लीकेशन आपकी डिवाइस में है ये स्कैन करेगा। स्कैन करके आपके डिवाइस के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है बता देगा कि उस एप्लीकेशन में कोई मालवेयर एप्लीकेशन तो नहीं है, कोई वायरस या कोई पेलोड तो नहीं है। मैक्सिमम चांस होता है कि वहां से स्कैन कर ले और बता दे। और कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अलावा बाहर से डाउनलोड मत करो, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर भी 30-40% तक मालवेयर भरे पड़े हैं, है ना। तो पहली बात तो हमें प्ले स्टोर पर भी सेफ वर्जन के एप्लीकेशन या ट्रस्टेड एप्लीकेशन यूज करना है। परमिशन देने से पहले सोच लेना कि एप्लीकेशन के लिए क्या वो परमिशन रिलायबल है, अदरवाइज उसको डिनाई करें, उसको मत यूज करें, है ना। लाइक आप यूज करते हो कोई भी ऐसे कॉल डिटेल जानने के लिए, है ना, कुछ लोग ऐसे एप्लीकेशंस ढूंढते हैं, हाउ टू हैक मोबाइल, वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल कैसे हैक करें, है ना, इसका नंबर कैसे जाना है, हाउ टू गेट डिटेल अबाउट मोबाइल नंबर, है ना, उसका मोबाइल, ये व्हाट्सअप हैकिंग इन मोबाइल, ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन ट्राई करने लगते हैं और आपका ही फोन क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आपको पता नहीं चलेगा आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, बट बैकएंड में सारे प्रोसेस चल रहे होंगे, राइट। तो ये ध्यान देंगे। अब कैसे बैकएंड में सारे प्रोसेस चल रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा बैकएंड में सारे प्रोसेस चल रहे होंगे। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप जब इस फील्ड में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, साइबर क्राइम केसेस गूगल पर है, इंटरनेट पर है, पढ़ सकते हैं। हर एक शहर के लगभग में डेली बेसिस पर 50 केस ऐसे रजिस्टर होते होंगे, शायद हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, बट जब आप इनके पोर्टल पे जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। लाइक कि इनके फोन से स्कैम हुआ, 50,000, 10,000, 20,000 ऐसा स्कैम हो गया, लोन के चक्कर में स्कैम हो गया, है ना। किसी ने व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजा, ऑफर के चक्कर में स्कैम हो गया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का स्कैम हो गया, है ना, जीमेल का स्कैम हो गया, बहुत सारे स्कैम चलते रहते हैं। फोन के थ्रू प्राइवेट फोटोज वीडियोस स्कैम हो गया, है ना, ऐसा कुछ होता है, वो तो पर्सनल के लिए रखा था फिर ऐसा हो गया, फिर परेशान हो जाते हैं लोग, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट हैकर अटैकर के हाथ में जाने के बाद ब्लैकमेल करना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और डेफिनेटली अगर फिर बचना रहता है तो हमें उनकी डिमांड पूरी करनी होती है, फिर भी सेफ, या जब भी उनका प्रॉब्लम होगा या कभी आ, वो होगा कि नहीं भैया और पैसे लेते हैं और पैसे लेते हैं, तो मांगते रहेंगे, आप पे करते रहो, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो हमेशा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और इन सब चीजों को अवॉइड करें। मैं लगभग मैं बताऊं कितने सालों से मोबाइल यूज कर रहा हूँ, बट शायद मैंने उसमें कभी म्यूजिक एप्लीकेशन भी नहीं इंस्टॉल किया होगा, कभी नहीं। लगभग में कितने 4-5 साल तो ऐसे हो गए होंगे जो कि मुझे पता भी नहीं कि उसमें कोई म्यूजिक एप्लीकेशन भी डाल के गाना सुना जाता है, या कुछ ऐसे करके उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इस्तेमाल किया जाता है, कॉल लॉग देखी जाती, कुछ ऐसे होता है, या कोई ऐसे कॉलर आईडी चेक करने के लिए भी एप्लीकेशंस आते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो वो सब मुझे, लोगों को जैसे नहीं होता हर एक के फोन में इंस्टॉल होता है, बस वो क्या जानते हैं, फोन आने से पहले बस उनको नाम लिख के आ जाता है, उसी सेटिस्फाई, अरे भाई हाँ हम तो पता चल गया कि भाई हाँ अमित बोलो, हाँ सुरेश बोलो, हाँ रमेश बोलो, हाँ दिव्या बोलो, ऐसे हो जाता है। और फिर आ, ये नहीं समझते कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। एक बार पढ़िएगा ब्लैक मार्केटिंग, है ना, डिजिटल ब्लैक मार्केटिंग कैसे होती है आपके डेटा की। तो ये सारी चीजें होती ट्रू हैं। कॉलर भी करता है ऐसा, डेटा को इन्फ्लुएंस करके ट्रू कॉलर हाँ भी मुझे डेटा बेचता है। बहुत सारे ऐसे कॉलर आते हैं, मैंने कहा आप लोग समझ सकते हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। तो मेरे एंड से कोई एप्लीकेशन का नाम नहीं है, आप लोग जो भी यूज करते होंगे जानते होंगे, है ना। तो ऐसे एप्लीकेशंस को अवॉइड करना चाहिए, देयर इज नो नीड टू गो एंड डाउनलोड सेम एप्लीकेशंस, ओके, ये सारी चीजें हैं। और अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कॉल आएगी, कॉल करके हमारे फोन को कोई हैक नहीं कर सकता, है ना। बस ऐसा ना हो कि वो जैसा इंस्ट्रक्शंस दे वैसा फॉलो करो, कॉल रिसीव करो, सुनो हाँ कौन है क्या है, एंड देन नहीं यूजेबल है तो कॉन्टेक्ट को डिलीट करो, ब्लॉक मारो, एंड देन उसको कट कर दो कॉल, नहीं भैया ऐसा जानकारी नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, है ना, सिंपल। ये सारी चीजें होती हैं। चलो ठीक है। तो मोबाइल डिवाइसेस से रिलेटेड ये कुछ अपडेट था, प्ले प्रोटेक्ट की सेटिंग मुझे दिखाना था। अनदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बिल्कुल अवॉइड करेंगे, कभी नहीं प्रोडक्शन लेवल पे यूज करेंगे, और फिर आपका डिवाइस सेफ रहेगा। अपनी डिवाइस को कैसे पहचानेंगे कि हमारा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है, ये सब मार्केट प्लेस है इन लोगों का, यहीं से एप्लीकेशन डाउनलोड करें।
3G 4G 5G। अभी अगर आप पुराने वर्जन के फोन यूज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। अगर आपका फोन का एंड्रॉयड वर्जन भी 10 से बिलो है तो उसको हटा दें, मत यूज करें। अपने फोन को अपडेट कर लें। राइट, उसको सेकेंड हैंड कंपनी में बेच के 2,000 रुपये लगा के एक कम कॉन्फ़िगरेशन का ही लें, बट ले लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आपके पास एंड्रॉयड 10 है तो मे बी सिक्योरिटी बहुत डाउन होगी। लोग अपने नए प्रोडक्ट को फोकस करते हैं, नए प्रोडक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जो एंड्रॉयड 12 पे काम कर रहे हैं। पुराने को कोई नहीं पूछता, उसके पैचेस जल्दी अपडेट नहीं मिलता, या मतलब नए वर्जन में अपग्रेड नहीं हो पाता तो प्रॉब्लम होती है। और हमारा पर्टिकुलर एंड्रॉयड वर्जन या जो कुछ भी अपडेट नहीं होगा तो हमारा सिक्योरिटी किधर गया, है ना। अगर आप विंडोज 7 आज यूज करें और सोचे कि वो 100% सिक्योर हो जाए तो पॉसिबल है। विंडोज 11 तो उससे ज्यादा बेटर, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और ये सब चीजें रहेगा, उसका अपडेट ज्यादा मिलेगा। विंडोज का तो बंद हो चुका है, राइट, है कि नहीं। यस सर। 7 का अपडेट बंद हो चुका है सर। हाँ। लोग और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं भाई विंडोज 7 प्रोडक्शन को तो। लेवल पे भी 2023 तक कुछ ऐसा डेडलाइन दे दिया गया है कि वहां से भी पूरी तरीके से पैच अपडेट बंद कर दिया जाएगा, प्रोडक्शन लेवल पर भी। बट 2022 2021 से ही अब बंद हो चुका है। बट कुछ ऐसे एडिशंस है, प्रोडक्शन लेवल है, लाइसेंसिंग जो ले चुके हैं उन लोगों को फ्री मिला था। बट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के साथ उसका फ्री अपग्रेडेशन था, जिन्होंने कर लिया वो लाइसेंस की अपने विंडोज 11 के साथ यूज कर सकते हैं। मेरा प्रो एडिशन था 7 के साथ, और मैं विंडोज में एज अ प्रो लेवल पे पूरा का पूरा एक्टिवेट करके यूज करता हूँ। काम करती वही की है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, जब भी नया प्रोडक्ट आए तो ये सब चीजें आप सर यूज कर लेकिन उसका एक सकते हैं। पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है, जो विंडोज अपग्रेडेशन का टाइमिंग है ना, हाँ वो वही, अब पर्टिकुलर नहीं कर टाइम सकते। ड्यूरेशन का फिर नहीं होने लगता है। हम्म। जब इनका वो डेवलपर मूड जब चलते रहता है, बीटा वर्जन, तब हम्म। तब देते हैं। इसके बाद फिर बीटा वर्जन के बाद जब स्टेबल वेरिएंट आता है, इसके बाद फिर वो लगभग अब साल बंद भर तक करना देते स्टार्ट हैं कर कि देते। आप अपना अपग्रेड करिए। हम्म। तो मैंने बीटा वर्जन से ही ट्राई किया था, और जैसे स्टेबल वर्जन आया था, स्टेबल वर्जन नहीं आया था तो भी आईएसओ फाइल जिस दिन लॉन्च हुआ था मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। और काफी लोगों ने, 12,000 प्लस लोगों ने उसी डे उसको वॉच किया था, देखा था, और लगभग में बहुत सारे लोगों ने एक्टिवेट भी किया था। तो ये सारी चीजें, बट अब शायद वो नहीं हो रहा है। और एक बार एक्टिवेट लाइसेंस हो जाने के बाद, रजिस्टर हो जाने, फिर अपनी विंडोज को जितनी बार चाहे उतनी बार करें, है ना। और मैं एक चीज छोटा सा ये जानना चाहूंगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 जो होता है 5 नंबर के साथ, जो आता है ईमेल आईडी, सिंगल मेल आईडी के साथ, हम्म। उसका वेरिएंट, और 2000 विंडोज के साथ जो आता है MSO 21 जो आता है उसके साथ, ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है आखिरकार दोनों में? स्टूडेंट वर्जन अलग होता है। स्टूडेंट वर्जन वो फीचर नहीं प्रोवाइड करेगा। 365 क्लाउड सर्वर है, पूरा डेटा सेंटर है उसका, राइट। जी। और जो 2021 है ये एक मतलब कि स्टूडेंट के साथ जो लैपटॉप बाई करते हैं, सब चीजें हैं तो उनके लिए आता है। आउटलुक यूज करना, बेसिक एक्सेल, ये सारी चीजें यूज करना। जैसे अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ 2021 ही है, ये ऑफिस का है ना, ये कुछ मिल जाता है। लेकिन 365 में कुछ एडिशनल ये होता है सर। कुछ नहीं, वो पूरा सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हाँ सर्वर है, सर्वर कुछ है, बट एडिशनल नहीं इसमें से मिलता। वर्ड या एक्सेल में ये डिजाइन आइडिया वगैरह आ जाता है पीपीटी के लिए। बहुत सारी चीजें ये थ्री पूछना सिक्सटी चाहूंगा, फाइव जो एक्सेल में एक लिमिटेशन रहता है रो एंड कॉलम्स का, वो अब 365 में मुझे एक्सेल रो के एंड बारे कॉलम्स में की नहीं कोई पता, लिमिटेशन? और उसके बारे में नहीं आइडिया, राइट। क्लियर है। यस सर। सर या हम वो प्रोडक्ट के एंड्रॉयड ऊपर एंड्रॉयड डिपेंड करता वर्चुअल है। में एंड्रॉयड हम इंस्टॉल करना सीखेंगे क्या? एंड्रॉयड नहीं नहीं, ओएस। नहीं नहीं, वो तो बस मुझे ये अच्छा। दिखाना था कि कुछ सेटिंग्स कैसे क्या है। बाकी सभी लोगों के पास एंड्रॉयड है। प्ले प्रोटेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज, हाँ थर्ड वो पार्टी देते हैं सर। एप्लीकेशन अवॉइड करना, और ये सब चीजें आप हमेशा स्कैन करते रहेंगे। प्ले प्रोटेक्ट आपके लिए समझ लो कि एक एंटीवायरस टूल है, और वो डिसेबल हो सकता है ड्यू टू सम अटैक्स। तो हमेशा वीकली मंथली जो भी है एक रिपोर्ट बनाएं और अपनी डिवाइसेस को ऑब्जर्व करें, चेक करें। हीटिंग नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मे बी पेलोड हमारा रन कर रहा हो बैकएंड में, और हमारा जो प्ले प्रोटेक्ट है वो भी उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो उस कंडीशन में भी आप उसको क्या करेंगे, एक बार रिबूट कर लेंगे डिवाइसेस को। 24 आवर्स के अंदर एक बार रिबूट जरूर कर लिया करें। लगभग में लोग मंथली मंथली नहीं रिबूट करते हैं ना। हाँ हेलो। हाँ सही जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था एक। हम्म। हाँ एक्चुअली ये जो अभी बैच स्टार्ट होने वाला है MCSA का, तो ये हम्म। मंडे से स्टार्ट होगा
सैटरडे से। ये इधर ही स्टार्ट हो जाएगा, कल ही शायद स्टार्ट हुआ है, परसों से, ऐसे जो भी 12 से पहले, जो मैक्सिमम 12 तक स्टार्ट हो जाएगा सीसीएनए का, 15 तक हर दैट हाल मैं में आप स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ही स्टार्ट हो सकता है। मतलब डेडलाइन है 12 तक सर्वर का और 15 तक तो सीसीएनए का। एक्चुअली मुझे ज्वाइन करना है और मेरा एक फ्रेंड भी है, तो मैं आपको फ्राइडे तक कंफर्म करूँ प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, फ्राइडे अभी कब है? ये फ्राइडे मतलब पर देखो, आज तो। अभी सैटरडे तक जो हमारा प्रीवियस बैच का सेशन चल रहा है, हाँ, आप में से मनीष यहाँ पे हैं, उनका सेशन उसमें है ना? विशाल आप भी हो ना उस उधर? अवेलेबल नहीं विशाल, तो एटलीस्ट मतलब कि मैं बाय सैटरडे तक फ्राइडे हमारा या लास्ट। सैटरडे आपको कंफर्म कर दूंगा आपको। हाँ, तो तो इधर कर लेंगे जितना जल्दी अगर हो सकेगा। आप इनरोल अगर कर लेते हैं इस बेटर है।